नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत परीक्षण आज। मुख्यमंत्री पन्नीसामी पेश करेंगे विश्वास मत प्रस्ताव। विश्वास मत के खिलाफ वोट करेगा पनीरसेल्वम गुट और डीएमके। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान की तैयारियां तेज। 12 जिलों की 69 सीटों पर कल होगी वोटिंग। मैदान में 826 उम्मीदवार। नागालैंड में शांति की कोशिशें तेज। राष्ट्रपति से मिले नागालैंड के राज्यपाल। राज्य में ताजा हालात की दी जानकारी। मुख्यमंत्री जिलियांग आज कर सकते हैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल फेरबदल से पीडीपी के 2 मंत्री नाराज। बशार बुखारी के बाद इमरान रजा अंसारी ने भी दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी में बताई वजह। बाजार में रही है नकदी की कमी। वित्त मंत्री ने नोटबंदी को बताया दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। आयकर विभाग 11 लाख लोगों से मांगेगा जवाब। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। विधानसभा का विशेष सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसके बाद पलनीसामी विश्वास मत पेश करेंगे, लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले नया मोड़ आ गया है। मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने मुख्यमंत्री पलनीसामी के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है। डीएमके विधायकों की कल हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इससे पहले पार्टी ने बहुमत परीक्षण से अलग रहने का फैसला किया था। वहीं राज्य कांग्रेस ने कहा है कि वो आलाकमान से सलाह के बाद कोई फैसला करेगी। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में डीएमके के 89 और कांग्रेस के 8 विधायक हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम पलनीसामी के समर्थन में अब तक 10 विधायक आ चुके हैं पनीरसेल्वम के समर्थन में। इस बीच चुनाव आयोग ने वीके शशिकला से अन्ना द्रमुक महासचिव पद पर नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है। शशिकला को 28 फरवरी तक जवाब देना है। दरअसल पनीरसेल्वम गुट ने शशिकला के महासचिव बनने को अवैध बताया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी आज बहुमत हासिल करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। मुख्यमंत्री 124 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कल विधायकों से मुलाकात की। वहीं पनीरसेल्वम गुट ने स्पीकर से गुप्त मतदान की मांग की। सरकार बनाने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी की अगली चुनौती विधानसभा में बहुमत साबित करने की है। इसके लिए शनिवार को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। पलनीसामी ने शुक्रवार को रिजॉर्ट में विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद बहुमत परीक्षण के लिए मंत्री के सेंगोटायन को फ्लोर लीडर बनाने का ऐलान हुआ। Mr. OPS has gone to Memorial. He is telling that he will meet the people in this district. Let him go wherever he wants. Truth is in our side. Surely truth will win. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के गुट ने मुख्यमंत्री पलनीसामी और अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला समेत कई नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। पन्नीरसेल्वम खेमे के नेताओं ने विधानसभा स्पीकर से भी मुलाकात की और गुप्त मतदान की मांग की। पार्टी विधायक आर नटराज ने पन्नीरसेल्वम को समर्थन देने का ऐलान किया। There should be democracy in the party. Whatever happens, if it is through a democratic process, everybody will be happy. So that is what should happen. And in every respect, even in our own house, I can't take a decision on my own. 10 दिन के राजनीतिक संकट के बाद तमिलनाडु में गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने 30 मंत्रियों के साथ शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं नागालैंड में जारी अस्थिरता के बीच राज्यपाल पीबी आचार्य ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से कल मुलाकात की। उन्होंने राज्य के ताजा हालात से राष्ट्रपति को अवगत कराया। 20 मिनट की इस मुलाकात के दौरान आचार्य ने राष्ट्रपति को हालात सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। वहीं शुरोजलय लिजेत्सु को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कल मुख्यमंत्री टीआर जिलियांग केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंच गए। हालांकि कल चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह उनसे नहीं मिल सके। आज या कल वो दोनों नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं नागालैंड से सांसद नेफ्यू रियो ने भी कल पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी महासचिव राम माधव से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल फेरबदल से नाराज वरिष्ठ मंत्री
बशारत बुखारी ने इस्तीफा दे दिया है। बुखारी को कल हुए फेरबदल में राजस्व मंत्री की जगह बागवानी मंत्री बनाया गया था। बुखारी ने कहा कि इस्तीफा देने के सभी कारण चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री को बता दिए गए हैं। वहीं खेल मंत्री इमरान रजा अंसारी ने भी अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सौंप दिया। उनकी जगह अब्दुल रहमान वीरी को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सत्ताधारी पीडीपी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले पीडीपी सांसद हामिद कर्रा भी लोकसभा और पीडीपी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को अल्ताफ बुखारी को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं नईम अख्तर को लोक निर्माण विभाग सौंपा गया है, जबकि डॉक्टर हसीब द्राबू को वित्त मंत्रालय दिया गया है। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। रविवार को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होना है। इस दौर में कुल 826 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कल शाम प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। शाम 5 बजे प्रचार का शोर थमते ही उम्मीदवार और कार्यकर्ता अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे दौर में 1,31,38,989 पुरुष, 1,10,27,390 महिला मतदाता, 1,028 किन्नर समेत कुल 2,41,67,407 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इस दौर में 826 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 105 महिला उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने सभी 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो बीजेपी ने 68 सीटों पर, आरएलडी के 40, समाजवादी पार्टी के 61 और कांग्रेस के 14 उम्मीदवारों समेत 231 निर्दलीय भी मैदान में हैं। दूसरे दौर में 25,606 मतदान केंद्र हैं, जहां की सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी संभालेंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो 2012 में 69 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 55 सीटें मिली थीं, जबकि उसके बाद बीएसपी को 6, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। एक सीट पर अन्य उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। हालांकि इस बार समीकरण बदले हुए हैं। ऐसे में हर पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। इस दौर की 40 सीटों के लिए 9 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 20 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं, जबकि सभी 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ छठे दौर के उम्मीदवारों के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इस दौर की 49 सीटों के लिए 4 मार्च को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान के लिए कल चुनाव प्रचार थम गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बाराबंकी और लखनऊ में कई चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने वोटरों को विपक्षी दलों के साथ ही भीतरघात करने वाले अपने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की। चाचा शिवपाल यादव का नाम लिए बगैर अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग एक समय उनसे साइकिल छीनने की फिराक में थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लगातार दूसरे दिन बिना नाम लिए अपने चाचा शिवपाल यादव पर निशाना साधा। बाराबंकी रैली में अखिलेश ने कहा कि उन्हें विरोधी दलों के साथ ही अपने लोग भी हराने की फिराक में हैं। एक बार फिर उन्होंने वोटरों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की। और एक समय आपने याद होगा, पता होगा आपको, आपकी साइकिल भी छीन ली गई होगी। हमें तो सामने वाले दिखाई दे रहे हैं जिनसे लड़ना है, मान लो बीजेपी, बीएसपी, लेकिन कमाल ऐसा भी है कि अपने लोग भी हमें हराना चाहते हैं। बताओ हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मायावती बार बार विपक्ष में बैठने की बात कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में हैं। यही तो कहा है कि हमें विपक्ष में बैठना है, और अगर विपक्ष में बैठना है इसलिए सावधान रहना हमारे तमाम साथियों। ये बुआ का और भारतीय जनता पार्टी का खेल कोई नहीं समझ सकता। अखिलेश के साइकिल छीनने के बयान पर शिवपाल यादव सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा है और आज भी आशीर्वाद है, और नेताजी का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करते हैं। उधर औरैया के बिधुना में अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने चुनावी सभा की। उन्होंने भी बीजेपी और बीएसपी पर सांठगांठ का आरोप लगाया। डिम्पल ने कहा कि प्रधानमंत्री वादे तो खूब करते हैं,
लेकिन उन पर अमल नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कल पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में नजर आईं। उन्होंने गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली में पार्टी के लिए चुनावी सभा की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी सभाओं में बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में आखिरकार प्रियंका गांधी ने प्रचार का आगाज कर दिया। रायबरेली में जब वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए प्रचार करने आईं, तो बीजेपी और केंद्र सरकार उनके निशाने पर रही। उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस बयान को खोखला करार दिया कि वो खुद को उत्तर प्रदेश का बेटा मानते हैं। मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चिरपरिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली। उन्होंने केंद्र सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार असल में पूंजीपतियों की सरकार है। मुंह खोलिए मालिया जी, ये लीजिए टॉफी 1200 करोड़ रुपए की, खाइए इसको, मजे की है, मजे की, मजा आएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट है इसमें। किसान पैसे मांगता है, रायबरेली का युवा पैसे मांगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसा कि नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर नए नए वादे तो जरूर करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा नहीं करते। राहुल गांधी ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए अखिलेश यादव सरकार जी जान लगाकर काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के चुनाव प्रचार में बीएसपी प्रमुख मायावती के तेवर ज्यादा तल्ख दिखे। कल फतेहपुर की रैली में समाजवादी पार्टी के बजाय उनके निशाने पर बीजेपी नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश में आरक्षण खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। फतेहपुर की रैली में मायावती ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। अल्पसंख्यक वोट को खींचने के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ, गोरक्षा, लव जिहाद और देशभक्ति से लेकर आतंकवाद के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों पर कई सवाल उठाए। इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने खुद को उत्तर प्रदेश का गोद लिया बेटा करार दिया था। यहाँ इस प्रदेश को अपना माँ बाप बताकर व खुद को प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा भी बताकर यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का कितना भी खिलवाड़ क्यों ना कर ले, तो भी प्रदेश की जनता अभी चुनाव में इनको कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है। मायावती ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कानपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए करीब 4000 लोगों ने मिलकर एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसके जरिए आयोग ने मतदाताओं से ज्यादा संख्या में घर से निकलकर वोट देने की अपील की है। ये स्कूली बच्चे मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में कुल 3793 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही गिनीज बुक में कानपुर का नाम दर्ज हो गया। हम लोग यहाँ पे भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं, तो 19 फरवरी को जो वोटिंग होनी है उसके लिए सब लोगों को जागरूक करना है कि भारी से भारी मात्रा में वोट दें। योग्य है मतदान करने के लिए, और जो मतलब कि कहीं खोए हुए हैं, अब ये नहीं जान पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कहीं वोट देना चाहिए, वो हमें अपने मत को बेचना नहीं चाहिए, हमें अपने मत का सही यूज करना चाहिए। सबसे बड़ा बैनर पकड़ने के लिए जो एक गिनीज बुक में नाम आएगा, तो सर इससे संदेश जो देना चाह रहे हैं हम देशवासियों को कि वोट इम्पोर्टेंट है, वोट जरूर डालें। मोस्ट पीपल कैरिंग ए बैनर श्रेणी का विश्व रिकॉर्ड इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के नाम था। तब 2014 में 2139 लोगों ने हाथ में बैनर लेकर 100 मीटर मार्च किया था। सबसे ज्यादा लोग एक जगह पे एक सिंगल बैनर को उठा के एटलीस्ट 100 मीटर चलना पड़ेगा उनको, ऐसा ये गाइडलाइन था। तो ये रिकॉर्ड अभी
आज बीट किया गया है कानपुर देहात में और 3793 लोग इस रिकॉर्ड में शामिल थे। दरअसल कानपुर का जिला प्रशासन यूपी में पहले 2 दौर में हुई बम्पर वोटिंग से उत्साहित है। इस कार्यक्रम के जरिए उनकी मंशा पिछले वोटिंग रिकॉर्ड को तोड़ने की है। ये कोशिश की थी पूरे प्रशासन ने मिलकर मतदाता जागरूकता के तहत कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए और अगर कानपुर देहात का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है तो मैं समझता हूँ मतदान के मामले में भी कानपुर देहात अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए नया रिकॉर्ड बनाएगा। कानपुर में सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए तीसरे चरण में 19 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए प्रशासन कई तरह के जागरूकता अभियान आयोजित कर रहा है। कानपुर से रविंद्र शौरान की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शब्द संसार का अद्भुत जादूगर, गुरु के रूप में जिन्हें मिला सानिध्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जो हम मध्यकालीन संतों के बारे में, गुरुओं के बारे में जिस तरीके से आइडिया रखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी तरह के थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बालू में से तेल निकाल सकते थे। शख्सियत में मिलिए मशहूर मारूफ साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भ्रष्टाचार, काला धन और जाली मुद्रा पर प्रहार के लिए काफी शोध के बाद नोटबंदी का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि पुराने नोट की जगह नए नोट की आपूर्ति का काम पूरा हो चुका है। अरुण जेटली ने भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 11वें स्थापना दिवस समारोह को कल संबोधित किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि नोटबंदी को लेकर आरोप लगाना आसान काम है। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा नोटबंदी अभियान बताया। उन्होंने नोटों की आपूर्ति के लिए सरकारी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना भी की। वित्त मंत्री ने कहा कि इनके प्रयासों की वजह से ही कुछ ही हफ्तों में हालात को सामान्य कर दिया गया था। शायद पूरे विश्व में करेंसी बदलने की इससे बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कोई कहता था इसमें 1 वर्ष लग सकता है, कोई कहते थे कम से कम 7 महीने लगेंगे, लेकिन कुछ सप्ताहों के भीतर इसको सामान्य स्थिति पैदा कर देना और बाजार में एक दिन भी कमी न आना। इस बीच CNBC TV 18 को दिए इंटरव्यू में RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि नोटबंदी से आई गिरावट के बाद अब GDP ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया था, जो पहले 7.1% रखा गया था। Almost everyone agrees that the impact is going to be a sharp V, that we would have a downgrade of growth for a short period of time, but the remonetization has happened at a fast pace, and that was part of the plan. नोटबंदी के दौरान बैंकों में 5 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट के बारे में 7 लाख लोगों ने आयकर विभाग के सवालों को जवाब दे दिए हैं। इनमें से 99% ने माना है कि उनकी ओर से जमा राशि का डेटा सही है। आयकर विभाग ने SMS और ईमेल के जरिए 5 लाख से ज्यादा की राशि जमा करने वाले 18 लाख लोगों से जानकारी मांगी थी। SMS और ईमेल का जवाब नहीं देने वालों को नॉन स्टेचुरी लेटर भेजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों ने कल शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल, न्यायाधीश नवीन सिन्हा, न्यायाधीश मोहन M शांतनागोदार, न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश S अब्दुल नजीर को शपथ दिलाई।
इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश समेत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल ही में नियुक्ति की मंजूरी दी थी। विधायकों का वेतन बढ़ाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर केंद्र ने पानी फेर दिया है। केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस कर दिया। ये दूसरा मौका है जब इससे जुड़ी फाइल लौटाई गई है। दिल्ली में विधायकों को वेतन में इजाफे का अभी और इंतजार करना होगा। सरकार की फाइल पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार ने ये फाइल फिर लौटा दी है। केंद्र सरकार ने इजाफे की वजह पूछी है। केंद्र के रवैये पर दिल्ली सरकार ने नाराजगी जताई है। इनके सारे एमएलएज एमपीज स्कूटर पे आते हैं और उसके बाद 5 साल बाद बड़े बड़े महल बना लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं। वो कहां से आता है पैसा, इनको फॉर्मूला नहीं, या तो ये फॉर्मूला बता दें या हमारे एमएलए की तनख्वाह बढ़ा दें, दोनों में से एक काम तो करें। सरकार ने 2015 में विधायकों की सैलरी में संशोधन का बिल पारित किया था। इसमें विधायकों का वेतन 88,000 से बढ़ाकर 2,10,000 रुपए करने का प्रस्ताव था। विरोधी दलों ने भी अब दिल्ली सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली से सैलरी लेते हैं, दिल्ली का स्टाफ रहते हैं, वो अप्रवासी मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में रहते नहीं, दिल्ली के पैसे से बाकी देश की राजनीति करते हैं। तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य। एफिडेविट इन्होंने दिया था कि हम लोग तो ऑनरेरियम लेंगे, एफिडेविट दिया था कि हम सादगी से रहेंगे। तो क्या सादगी से रहने का सिर्फ चुनाव लड़ने तक की याददाश्त थी इनकी, उसके बाद ये भूल गए? सैलरी बढ़ाने में कोई संवैधानिक अड़चन न आए, इसके लिए बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसका खाका तैयार किया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की बीमार पड़ने पर सियासत तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग की है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुई लापरवाही की कीमत इन बच्चों को चुकानी पड़ी। बच्चों के परिजन खाने में मरा हुआ चूहा मिलने से खासे नाराज हैं। तो लड़का के साथ ऐसे वहाँ खाना में चूहा मिल गया था, तबीयत खराब हुए। जैसे हो रहा लापरवाही ऐसे नहीं होना चाहिए। आनन फानन में दिल्ली सरकार ने दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। सरकार इस पे सख्त कदम उठा रही है। उसके खिलाफ हमने रात को एफआईआर करवा दी है और उसकी सुबह से किचन सारी इंस्पेक्ट कराई है। उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। बच्चों की जिंदगी से खेलने वाले लोगों को ऐसे बख्शा नहीं जाएगा। इधर कांग्रेस ने भी इस मसले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की। ये बच्चों की बात है और इस पर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो भी जिम्मेवार रहा है। और आगे आने वाले समय में जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कितना उसका निरीक्षण हो रहा है, इसको देखने की बात है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार पड़े हों। बिहार के छपरा में 2013 में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में मिड डे मील खाने को लेकर सवाल उठ चुके हैं। मोहम्मद फाते टीपू, राज्यसभा टीवी। भारत से रणनीतिक वार्ता से पहले पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर चीन का बयान आया है। चीन का कहना है कि ठोस सबूत होने पर ही वो संयुक्त राष्ट्र में मसूद पर प्रतिबंध से जुड़े प्रस्ताव का समर्थन करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने बीजिंग में भारत और चीन के बीच 22 फरवरी को होने वाली सामरिक वार्ता की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को कम करने और रिश्ते बेहतर बनाने से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। दरअसल चीन हर बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर प्रतिबंध से जुड़े प्रस्ताव पर रोड़ा अटका देता है। जनवरी में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन वाले प्रस्ताव को भी चीन ने रोक दिया था। पाकिस्तान ने सिंध में हुए दरगाह आतंकी हमले के जवाब में 40 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। सिंध रेंजर्स ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कराची में कल अभियान चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कई जगहों से संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक आने वाले दिनों में भी अभियान जारी रहेगा। वहीं गुरुवार को हुए आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद 100 हो गई है। इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 76 आतंकवादियों की सूची सौंपी है। पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को सौंपने की मांग की है। और आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत परीक्षण आज। मुख्यमंत्री पन्नीसामी पेश करेंगे विश्वास मत प्रस्ताव।
विश्वास मत के खिलाफ वोट करेगा पनीरसेल्वम गुट और डीएमके। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान की तैयारियां तेज। 12 जिलों की 69 सीटों पर कल होगी वोटिंग। मैदान में 826 उम्मीदवार। नागालैंड में शांति की कोशिशें तेज। राष्ट्रपति से मिले नागालैंड के राज्यपाल। राज्य में ताजा हालात की दी जानकारी। मुख्यमंत्री जेलियांग आज कर सकते हैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल फेरबदल से पीडीपी के 2 मंत्री नाराज। मुशारत बुखारी के बाद इमरान रजा अंसारी ने भी दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी में बताई वजह। बाजार में नहीं है नकदी की कमी। वित्त मंत्री ने नोटबंदी को बताया दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। आयकर विभाग 11 लाख लोगों से मांगेगा जवाब। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।